ठीक है, ये लिख लिया इसमें। इसमें डेफिनेशन लिखना डैम्पिंग द, डैम्पिंग में लिखना एक हेडिंग डाल देना इस चीज डैम्पिंग। इसमें लिखना इट इज द रेजिस्टेंस टू ऑसिलेशन या स्लैश करके वाइब्रेशन लिख लेना, रेजिस्टेंस टू ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। रेजिस्टेंस टू ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखना डैम्पर। डैम्पर इज अ डिवाइस, damper is a device which absorb vibration, which absorb vibrations, ठीक है, which absorb vibrations। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसके बाद, ठीक है। तो मतलब डैम्पिंग क्या है, जस्ट रेजिस्टेंस टू वाइब्रेशन या ऑसिलेशन हम बोल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो कुछ भी सिस्टम में अरेंजमेंट है जो सिस्टम में क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है अगेंस्ट वाइब्रेशन, तो ऐसा कोई डिवाइस होगा तो हम डैम्पर बोलते हैं सीधा डायरेक्टली उसको। जैसे एग्जांपल क्या बोल सकते हो, जो बाइक या स्कूटीज में आपने देखा होगा कॉइल्स लगी होती है रेयर टायर में या फ्रंट में भी आपने देखा हो, तो वो जो कॉइल्स है बेसिकली क्या करती है, वाइब्रेशंस को ही एब्जॉर्ब करती है। तो वो चीज एक तरीके से डैम्पर का काम कर रहा है, तो जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब अगर उसने एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की होती तो एनर्जी आपके सिस्टम को मिल रही है फिर डायरेक्टली, अब सिस्टम को मिलेगी तो सिस्टम के अंदर वाइब्रेशन सेटअप होंगे। वो चीज है कि सिस्टम में जो एनर्जी है उसको अगर आप एब्जॉर्ब कर रहे हो या डिसिपेट कर रहे हो, या तो एब्जॉर्ब कर रहे हो या डिसिपेट कर सकते हो, दो ही पॉसिबिलिटीज है, तब जाके आपका सिस्टम में वाइब्रेशन कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से फोर्स मिलेगा तो सिस्टम वाइब्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे, वो चीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसके बाद एक, a vibrating system, a vibrating system includes a means of storing potential energy. A vibrating system includes a means for storing potential energy, ब्रैकेट में लिखना है स्प्रिंग, कॉमा करके लिखो आगे, a means for storing kinetic energy, a means for storing kinetic energy, ब्रैकेट में लिखना मास, and a means for dissipating the energy, ब्रैकेट में लिखना डैम्पर, ब्रैकेट में लिखो डैम्पर, ठीक है। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज है, कभी आप एक वाइब्रेटिंग सिस्टम का डिस्कशन करोगे तो तीन इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो मास हो गया, एक स्प्रिंग हो गया। अच्छा, स्प्रिंग बोलने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा स्प्रिंग लगा हो सिस्टम, ऐसा जरूरी नहीं, बट मतलब कोई ना कोई चीज ऐसी है जो रिस्टोर कर रही है बॉडी को, ठीक है। तो अगर मैं एक बात करूं पार्ट्स ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम, तो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए, एक हो गया आपके पास मास, सेकंड हो गया आपके पास स्प्रिंग, थर्ड हो गया डैम्पर, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो स्प्रिंग का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली सिस्टम में स्प्रिंग लगाओ, ऐसा नहीं है, हाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो सिस्टम को रिस्टोर कर रहा है अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ, वो रोल स्प्रिंग से हम दिखा रहे हैं बेसिकली, वो जो कैरेक्टरिस्टिक है सिस्टम का उसको हम स्प्रिंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट कि एक्चुअली में स्प्रिंग लगा,
ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा रीस्टोरिंग चीज तो होगा ऑब्वियसली। अगर आप सिस्टम को डिस्टर्ब करते हो तो सिस्टम की टेंडेंसी तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी होगी जिसकी वजह से वो रीस्टोर करेगा अपनी इनिशियल पोजीशन, जिसको हम बेसिकली इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं। तो वो एक सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम स्प्रिंग की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। टकुमा ब्रिज फेलियर देखना एक बार, अगर मौका मिले तो यूट्यूब में जरूर देखना यार, ब्रिज फेलियर। ठीक है, ये चीज को देखना है वीडियो एक बार आप। उसमें आप देखोगे जो ब्रिज है ना, मतलब ब्रिज बिकॉज ऑफ द विंड लोड की वजह से वो सिस्टम आपका बेसिकली वाइब्रेट करते करते फेल हो गया। वो भी कुछ टाइम में ही फेल हो गया, जस्ट जैसे विंड आया उसके बाद वो वाइब्रेशन चालू हुआ, वाइब्रेशन होते होते वो फिर फाइनली इसका ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, तो मतलब केस स्टडीज में से एक सिविल में आई थिंक डिस्कस भी करते होंगे चीजें। तो उसका केस स्टडी भी है कि बेसिकली उस फेलियर से क्या चीज हमें देखने को मिला कि विंड लोड उस वक्त शायद कंसिडर नहीं किया गया था। और ऑब्वियसली अगर आप एक चीज देखोगे कि सिस्टम की कोई भी बिल्डिंग है उसकी बहुत लंबी सी हाइट है, तो कभी आपने एक चीज नोटिस करी है, कभी जो टॉप का पोर्शन होता है ना वो कभी ऐसा नहीं होता है, ऐसे ही होता है जनरली ऊपर। मतलब ऐसा कहने मतलब ऐसा ही नहीं होगा, बट एक्चुअली क्या है, ऊपर मिनिमम एरिया रखने की कोशिश करता है। अगर थोड़ा सा चौड़ा सा भी रखा है, मतलब कुछ डेप्थ है भी, तो कहीं ना कहीं तो कुछ प्रोविजंस होंगे जिससे क्या होगा, लेट्स सपोज यहाँ से हॉल हो, यहाँ से एयर पास हो सके। या तो ऐसा रखेंगे या तो बिल्कुल नैरो रखेंगे ऊपर। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि ऊपर टॉप में जाके बहुत बड़ा सा स्पेस हो, कभी ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? विंड का लोड सबसे ज्यादा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि जितना ज्यादा हाइट होगा विंड का मोमेंट भी यहाँ पे उतना ही लग रहा होगा। और विंड अगर बहुत ऑब्वियसली ऊपर तो वेलोसिटी और ज्यादा हाई होती है, नॉर्मल तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ऊपर तो और ज्यादा हाई वेलोसिटीज होती है। अब वहां का अगर वहां पे बहुत ज्यादा एरिया अवेलेबल है तो फोर्स भी उतना ज्यादा एग्जर्ट करेगा, क्योंकि एयर बेसिकली फ्लूइड है, फ्लूइड के कांटेक्ट में जितना ज्यादा एरिया अवेलेबल होगा उतना ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगा। अगर आपने एरिया यहाँ पे अवेलेबल करा रखा है तो डेफिनेटली वहां पे बहुत ज्यादा फोर्सेस लगेंगे और हो सकता है कि इसका फेलियर हो सके। तो हमेशा आप देखोगे जितनी टॉप की बिल्डिंग्स होती है तो वहां पे ऊपर बहुत ही नैरो रीजन होता है, या अगर कुछ और बिल्डिंग्स अगर आप देखोगे तो वहां पे ना बीच में कहीं ना कहीं प्रोविजंस रहते हैं जिससे एयर पास करके निकल जाए। मतलब एयर के पास उतना सफिशिएंट एरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्लूइड को कांटेक्ट मिलेगा, मतलब एरिया मिलेगा, कांटेक्टिंग एरिया मिलेगा, तो फ्लूइड वहां पे फोर्स एक्सर्ट करेगा ही करेगा। एंड ऑब्वियसली अगर इतनी हाइट पे होगा तो यहाँ पे आपको पता है बहुत ज्यादा मोमेंट आपका बनेगा, मोमेंट का वैल्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं फेलियर होने के चांसेस है। तो वो विंड लोड को भी कंसीडर किया जाता है जब बहुत ही हाई लेवल पे बिल्डिंग्स हम डिजाइन करते हैं, तो वहां पे भी विंड लोड को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जितनी ज्यादा हाइट होगी वहां पे विंड का वेलोसिटी भी जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें ना नेक्स्ट एक पॉइंट लिखना, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन में लिखना फर्स्ट फ्री वाइब्रेशन। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन में लिखो फर्स्ट फ्री वाइब्रेशन। इसमें लिखना व्हेन अ सिस्टम एग्जीक्यूट्स when the system executes oscillatory motion when the system executes oscillatory motion under the action of inherent forces under the action of inherent forces in the system
ठीक है, फुल स्टॉप, इसी में आगे कंटिन्यू करके लिखना, वी आर नॉट अप्लाइंग any external force, we are not applying any external force during the vibration. We are not applying any external force during the vibration. ठीक है, नेक्स्ट लिखना फोर्स्ड वाइब्रेशन. नेक्स्ट फोर्स्ड वाइब्रेशन, इसमें लिखना when the system vibrates under the influence of external force, and ब्रैकेट में लिखना external force is due to unbalancing. External force is due to unbalancing. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. Then the vibrations are known as forced vibrations. ठीक है, नेक्स्ट लिखना उसके बाद अनडैम्ड वाइब्रेशन. ठीक है, इसमें लिखना if no energy is lost or dissipated, during oscillation, then vibrations are known as undamped vibrations. आगे लिखना that is vibration without any damping. ठीक है, विदाउट एनी डैम्पिंग. नेक्स्ट लिखो फिर डैम्ड वाइब्रेशन, लिखना उसी के बाद डैम्ड वाइब्रेशंस. इसमें लिखो when energy is dissipated or lost during vibration is known as, when energy is dissipated or lost during vibration is known as damped vibration. That is, आगे लिखना, that is vibration with damping. ठीक है, और हमें जो केस डिस्कस करना है वो है अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन. ठीक है, वैसे इसके बाद होता है डैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन. ठीक है, वो सब चीजें. नेक्स्ट इसके बाद लिखो, एक हेडिंग लिखना इंपॉर्टेंट टर्म्स करके लिखना, एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हेडिंग लिखो, इंपॉर्टेंट टर्म्स. इसमें लिखना सबसे पहले पीरियोडिक मोशन. इसमें लिखो a motion that repeats after equal interval of time. ठीक है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट लिखो टाइम पीरियड. नेक्स्ट हेडिंग टाइम पीरियड में लिखना टाइम टेकन टू कंप्लीट वन cycle. Third, frequency में लिखो number of cycles per unit time.
नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, एंड इसी में कंटिन्यू करके लिखना है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हर्ट्स, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हर्ट्स, मतलब 1 हर्ट्स जो होगा इट इज 1 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में लिखना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम, maximum displacement of the vibrating system from equilibrium position, from equilibrium position, ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट लिखो इसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड लास्ट पॉइंट लिखो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसमें लिखना फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ, frequency of vibration as a result of free vibration, as a result of free vibration, as a result of free vibration, ठीक है। देखो हमारा वाइब्रेशन हर जगह आप देखोगे ऑब्जेक्टिव है नेचुरल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है? सिस्टम की फ्रीक्वेंसी जब कोई भी डैम्पिंग नहीं है, ठीक है। और ऐसा क्यों ऑब्जेक्टिव है? बिकॉज सिस्टम का अगर आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी पता होगा, ठीक है, वो आपको एक वैल्यू पता है, एंड आपको पता है कि जो फोर्स फ्रीक्वेंसी है, मतलब ऑब्वियसली बात है ब्रिज में वाइब्रेशन सेटअप हुए बिकॉज कोई हैवी व्हीकल उसमें से गया, कुछ फोर्स लगे, उसकी वजह से वाइब्रेशन सेटअप हुए, उसका एक फ्रीक्वेंसी अलग होगा, उसका एक फ्रीक्वेंसी अलग होने वाला है, और सिस्टम का खुद का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग। अब अगर वो दो चीजें मैच करती हैं तो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, रेजोनेंस फिनोमेना। उसमें क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है जब आपका सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से फ्रीक्वेंसी सेटअप हुआ है, मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से वाइब्रेशन सेटअप हुआ, फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है, फोर्स फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं उसको, वो और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो रेजोनेंस कंडीशन, जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाता है, जनरली बोलते हैं इनफाइनाइट है, होता नहीं है, बट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मतलब बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड क्या लिखा हमने डेफिनेशन? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब पहले अभी वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रहे थे, उसके बाद ऐसे 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 होंगे वाइब्रेशन, ये चीज है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन अभी इतना 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 चल रहा है। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब ये डिस्प्लेस अब ज्यादा कर रहा है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो चीज, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है नेचुरल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहला एक केस देखते हैं, सिंपल। ठीक है, लेट सपोज ये केस है इस तरीके से, तो स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग में देखो इनिशियली मास अटैच नहीं किया है, लेकिन जैसे ही अगर इसमें मास अटैच करूंगा, ठीक है, ये क्या है, अभी स्प्रिंग अनडिफॉर्म्ड है। अब लेट सपोज स्प्रिंग में मास अटैच किया तो क्या ये इसी पोजीशन पर आएगा? अगर नहीं, थोड़ा सा नीचे आएगा। तो लेट सपोज इसका ये पोजीशन है, ये तो कंफर्म है कि अगर मैंने यहाँ पे मास अटैच किया यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा इससे नीचे आने वाला है। ठीक है, लेट सपोज ये यहाँ पे आता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप एक चीज देखोगे, लेट सपोज ये आया यहाँ तक डेल्टा, और यहाँ पे आके ना ये रेस्ट कंडीशन पे, रेस्ट कंडीशन पे क्यों है? बिकॉज जितना मास नीचे है उतना ऊपर स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो ये चीज आपका mg जो कि मास इसका है, और ऊपर क्या लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, एंड ऑब्वियसली स्प्रिंग फोर्स बराबर mg होगा, तभी तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है।
तो ये जो पोजीशन है हमारे पास, इसको हम बोल रहे हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अब अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो आप एक चीज देखोगे, mg बराबर स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कितना होगा, है ना, ऑब्वियसली स्टिफनेस मल्टीप्लाइड बाय द डिफ्लेक्शन, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स हमेशा क्या लिखते हैं, स्टिफनेस मल्टीप्लाइड बाय द डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी लेना लग सके, ठीक है, ये चीज। तो mg बराबर k डेल्टा, बिकॉज मास का जो वेट है, वेट बराबर स्प्रिंग फोर्स, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन, अच्छा इसी पोजीशन को कई बार जीरो पोजीशन भी बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलेंगे, मीन पोजीशन भी बोलेंगे, ठीक है, अलग अलग नाम यूज हो जाते हैं। तो लिख सकते हो जैसे जीरो पोजीशन बोल दिया और मीन पोजीशन बोल दिया, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है, लेकिन बट साथ साथ ये नाम भी यूज होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन ये चीज है हमारे पास, ठीक है। अब लेट सपोज अगर हम ऐसा करें कि इसकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको डिस्प्लेस करें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड करो अपवर्ड करो बात एक ही, कोई फर्क नहीं। तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको आप डिस्प्लेस करते हो नीचे की तरफ, तो ऑब्वियसली इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया हमने, डिस्प्लेसमेंट देने के बाद छोड़ दिया, तो ये दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा एंड वाइब्रेशन सेटअप होंगे अप एंड डाउन ऐसे कंटिन्यूअसली, एंड उसी के लिए हमें इसका वैल्यू निकालना है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, इस ब्लॉक को लेट सपोज मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं ये वाली पोजीशन से, इसलिए मैं यहाँ से x दिखा रहा हूँ, x इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। इसको x से हम x डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा नीचे ही ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि अदरवाइज ऐसे लगेगा अभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। लेट सपोज डिस्प्लेस करने के बाद क्या है कि ये लेट सपोज यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज आपने इसको डिस्प्लेस किया यहाँ से x, ठीक है, इस तरीके से। अब डिस्प्लेस तो क्या है, तो ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट आप इसमें अगर ऑब्जर्व करते हो तो ये तो mg वेट लगेगा नीचे, ऊपर कितना लगेगा स्प्रिंग फोर्स, है ना, k इंटू डिफ्लेक्शन, डेल्टा तो ऑलरेडी था, बट इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो मीन पोजीशन या जीरो पोजीशन से आप x और नीचे लेकर गए हो, तो डेल्टा प्लस x विल बी द टोटल डिफ्लेक्शन, ये चीज k इंटू डेल्टा प्लस x, ये टोटल डिफ्लेक्शन हो गया। बट आपको पता है आपने डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ठीक है, ये चीज तो उसकी वजह से नीचे गया, लेट सपोज x हमने मान लिया कुछ x नीचे गया, mg तो ऑलरेडी लग ही रहा था, ऊपर स्प्रिंग फोर्स ये लगा। अब यहाँ पे मैं बेसिकली एनालिसिस में या तो मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं या डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल लगाऊं, दोनों चीज हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज न्यूटन सेकंड लॉ या डीएलएम्बर्ट, अच्छा न्यूटन सेकंड लॉ और डीएलएम्बर्ट में डिफरेंस क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ और डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, ठीक है, ये क्या है, इन दोनों डिफरेंस क्या है, हाँ मतलब बेसिकली हम एक फोर्स कंसीडर करते हैं, देखो क्या है, एक ही चीज है, न्यूटन सेकंड लॉ आपको पता है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, लेट सपोज ए एक्सेलरेशन के साथ आगे मूव कर रहा है, तो आप बोलोगे जो भी नेट फोर्सेस लग रहे हैं ब्लॉक पे, नेट फोर्सेस, टोटल नेट फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में नेट फोर्सेस है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, सिंपल। डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल में क्या है, ठीक है, सेम ब्लॉक सेम सिचुएशन, ए एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रहा है आगे। अब आपको ये तो पता है कि नेट फोर्सेस की वजह से ये ए एक्सेलरेशन के साथ आगे मूव कर रहा है, लेट सपोज अगर मैं ये अज्यूम करूं कि यार जितने नेट फोर्सेस लग रहे उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर इसमें लगे, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऐसे कि कुछ यहाँ पे इस पे फोर्सेस लग रहे हैं, लेट सपोज इसको मैं इनर्शिया फोर्स बोल रहा हूँ,
ठीक है, इनर्शिया फोर्स, ऐसा कुछ एक इनर्शिया फोर्स में बोल रहा हूँ, और एक नेट फोर्सेस आपको पता है, नेट फोर्सेस की वजह से खैर आगे जा रहा है, वो हमें पता है नेट फोर्सेस लग रहे हैं, और एक इनर्शिया फोर्स लग रहा है। इनर्शिया फोर्स कैसे लगेगा, हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट। इनर्शिया फोर्स जो लगा रहे हो आप, इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और इस इनर्शिया फोर्स का जो वैल्यू है, इट इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन ए, मास इनटू एक्सेलरेशन ए। अब डीलेम्बर्ट ने बोला कि जो फोर्स आपके सिस्टम में लग ही रहा था, उसमें अलग से ये इनर्शिया फोर्स ऐड करो और दोनों का समेशन 0 कर दो। सिंपल, आप क्या करो, जो आपके सिस्टम में नेट फोर्सेस लग रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, वो चीज प्लस दिस इनर्शिया फोर्स इक्वल्स टू 0। मतलब आप कहना तो ये चाह रहे हो कि यार एक तो नेट फोर्सेस लग रहे हैं और एक इनर्शिया फोर्स अलग से लगा दो, जिससे क्या होगा, बॉडी रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी और इक्विलिब्रियम, जो कि एक्चुअली में है नहीं, जो कि एक्चुअली में है नहीं, इसको नाम दे दिएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमने यही तो पढ़ा था, समेशन ऑफ फोर्सेस 0, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई 0, वो क्या था, इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आप जो डीलेम्बर्ट टर्म उसने नाम दिया डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक कोई इक्विलिब्रियम होता नहीं है, डायनामिक का मतलब है कि ऑलरेडी मोशन में, मोशन में इक्विलिब्रियम का मतलब ही नहीं है। मोशन तो हुआ ही इस वजह से ना कि नेट अनबैलेंस फोर्सेस थे, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलना ही अपने आप में गलत है, बट ठीक है, समेशन ऑफ फोर्सेस 0 हो रहा है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम बोल दिया। बट आपको पता होना चाहिए डायनामिक बोलने का मतलब मोशन में, एंड मोशन क्यों, बिकॉज ऑलरेडी नेट फोर्सेस अनबैलेंस फोर्सेस थे उसमें। तो उसने बोला कि नेट फोर्स जो लग रहे थे उसमें इनर्शिया फोर्स ऐड करो और 0 कर दो। अब इनर्शिया फोर्स आपको पता है, इनर्शिया फोर्स का डायरेक्शन क्या बोला आपने, एक्सेलरेशन के अपोजिट, ये तो मैग्नीट्यूड है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो इनर्शिया फोर्स का मैग्नीट्यूड है, बट इसका डायरेक्शन क्या है, इस वाले एक्सेलरेशन के अपोजिट। ऑब्वियसली इसके साथ नेगेटिव साइन भी अटैच होगा यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे क्या होगा, एक नेगेटिव साइन भी अटैच होने वाला है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखोगे यहाँ पे ये वाली चीज, एफ नेट माइनस एम ए इक्वल्स टू 0, क्योंकि इनर्शिया फोर्स का मैग्नीट्यूड है एम ए, बट अगर आप देखते हो कि इस एक्सेलरेशन के अपोजिट है ना, तो ऑब्वियसली बात है, ऐड करोगे तो नेगेटिव साइन लगाओगे, क्योंकि एफ नेट तो टुवर्ड्स राइट है। हमेशा याद रखो, जब भी आप एक्सेलरेशन लिखते हो उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स है उसी डायरेक्शन में तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, तो वो चीज, इसका डायरेक्शन सेम है। तो आपने कुछ नहीं किया, एक इनर्शिया फोर्स ऐड कर दिया जिसका मैग्नीट्यूड एम ए है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। ये मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या आप लिखोगे, डायरेक्शन इज अपोजिट टू, direction is opposite to acceleration, direction is opposite to acceleration direction, ठीक है, डायरेक्शन इज अपोजिट टू एक्सेलरेशन डायरेक्शन, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखो यार, ये चीज और ये चीज में कोई डिफरेंस है नहीं, ये एक ही चीज है एक्चुअली, ये चीज और ये चीज सेम है, ठीक है। तो आप एम ए को इधर लेकर गए, वही चीज यहाँ पे, इसमें उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप ये प्रिंसिपल अप्लाई करो या न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो, बात एक ही है। हम दोनों चीज लिख कर देखेंगे, बट एक्चुअली में है एक ही चीज, ठीक है, वो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। यहाँ पे पता है कि ये चीज हमें देखने में ज्यादा कन्वीनियंट क्यों लग रही है, बिकॉज स्टार्टिंग से ही हम क्या डिस्कस करते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस 0, तो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि आप समेशन ऑफ फोर्स 0 कर रहे हो, ठीक है, समेशन ऑफ फोर्सेस 0, इसलिए डायनामिक इक्विलिब्रियम वर्ड अटैच किया है डीलेम्बर्ट ने, जो कि एक्चुअली में गलत है, क्योंकि डायनामिक चीज इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकती है, डायनामिक का मतलब मोशन, मोशन इज बिकॉज नेट अनबैलेंस फोर्स, तभी मोशन, तो इक्विलिब्रियम का तो कोई मतलब ही नहीं है। बट हाँ, डायनामिक इक्विलिब्रियम वर्ड किसने दिया, डीलेम्बर्ट ने, क्योंकि उसने बोला है समेशन ऑफ फोर्स 0 हो गया ना, समेशन ऑफ फोर्स 0 इक्विलिब्रियम और मोशन कंडीशन, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम नाम दे दिया बस, जस्ट। अब हमारे पास सिस्टम ये, हमारा सिस्टम ये, mg फोर्स नीचे लग रहा है, ऊपर की तरफ k डेल्टा प्लस x लग रहा है, तो सबसे पहले इसमें हम अप्लाई करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। देखो ठीक है, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ अगर आप देखोगे, नेट फोर्सेस, न्यूटन सेकंड लॉ बोलने का मतलब नेट फोर्सेस इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन,
नेट फोर्सेस क्या होगा, नेट फोर्स क्या लिखेंगे इसके लिए, बॉडी डिस्प्लेस डाउनवर्ड हो रही है, नेट फोर्सेस क्या लिखोगे, mg माइनस दिस फोर्स, सिंपल। मास इंटू एक्सेलरेशन, अच्छा मास इंटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट x है, x डॉट को हम बोलेंगे वेलोसिटी, x डबल डॉट को बोलेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब वेलोसिटी इज dx बाई dt, dx बाई dt को रिप्रेजेंट करने का तरीका x डॉट, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, x डबल डॉट, रिप्रेजेंटेशन का तरीका जस्ट। ठीक है, तो ये चीज, अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हो, देखो क्या मिलेगा। ये चीज mg माइनस के डेल्टा माइनस के एक्स इक्वल्स टू एम एक्स डबल डॉट। अब एक चीज देखोगे, mg और के डेल्टा का वैल्यू ऑलरेडी हमने बोल रखा है, यहाँ पे क्या है, ये इक्वल है, ये तो क्लियर है, ये तो चेंज होगा ही नहीं, mg के डेल्टा के बराबर है, तो ये चीज इसके साथ यहाँ से कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू ये बचता है एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू जीरो, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये इक्वेशन बचती है। ये वाला पार्ट लिख लिया सबने, लिख लिया नहीं सब? ठीक है, तो ये तो न्यूटन सेकंड लॉ से आ गया। यहां से अगर आप देखोगे फाइनली, इसको देखो फाइनली कैसे लिखेंगे, एक्स डबल डॉट प्लस के बाई एम एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये चीज इस तरीके से फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ, बट इसके बाद हम यूज करते हैं फ्रॉम डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल। फ्रॉम डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, देखो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल की बात करते हो तो आपने क्या बोला, समेशन ऑफ फोर्सेस जीरो, समेशन ऑफ फोर्सेस में एक तो नेट फोर्स है और दूसरा क्या है, इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। अब बॉडी डिस्प्लेस नीचे, वेलोसिटी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, अपोजिट टू एक्सेलरेशन विल बी द इनर्शिया फोर्स। तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे यहाँ पे एक इनर्शिया फोर्स, जिसका वैल्यू क्या होगा, m इंटू एक्सेलरेशन, और m इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, mx डबल डॉट। अब इसमें बस कुछ नहीं करना, समेशन ऑफ फोर्सेस जीरो करना, टोटल जितने भी फोर्सेस हैं उनका समेशन जीरो, ठीक है। तो कोई सा भी आप देख लो, ये स्प्रिंग फोर्स और ये इनर्शिया फोर्स एक साइड, ये mg दूसरी साइड, जैसे मर्जी आपको ऐड करना है, जिसको भी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इनर्शिया फोर्स और स्प्रिंग फोर्स ऊपर की साइड और mg डाउनवर्ड, तो सारे फोर्स ऐड करके जीरो कर दिए। ठीक है, ये
ठीक है, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो ये इसकी पोजीशन है, ऑब्वियसली आप यहाँ से कुछ डिस्प्लेस कर रहे हो एक्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, और ऊपर फिर वापस अपनी मीन पोजीशन, और तब जाके एक साइकिल कंप्लीट। ठीक है, देखो इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, ठीक है, ये आपका टाइम टी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इनिशियली कहां से डिस्प्लेसमेंट दिया है आपने, हमेशा याद रखो डिस्प्लेसमेंट कहां से देख रहे हो आप, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन या जीरो पोजीशन से। तो ये यहां से स्टार्ट हुआ, नीचे की तरफ जाएगा और एक वैल्यू आएगी जहां पे ये मैक्सिमम पहुंचेगा ऐसे, फिर नीचे एक पोजीशन पे मैक्सिमम पहुंचाना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिला, फिर दोबारा ये वापस कहां जा रहा है, जीरो पोजीशन की तरफ। क्या ये यहाँ पे आके रुका, नहीं, ये फिर दोबारा ऊपर की तरफ गया, फिर एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, फिर ये वापस नीचे की तरफ आएगा इस तरीके से। तो ये तब जाके आपका एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है। ये चीज, और जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हमने क्या बोला है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये चीज। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास ऐसे घुसता है, एक्स डबल डॉट प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन निकल के आ रहा है। देखो इसका जो सॉल्यूशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो सॉल्यूशन है, एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स साइन ओमेगा एन टी प्लस फाइव। ठीक है, कैपिटल एक्स इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या याद रखना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हाँ, एम्पलीट्यूड, हाँ अगर कोई और, अच्छा एम्पलीट्यूड डिक्रीज कब होगा, जब कोई रेजिस्ट करने वाला हो। एम्पलीट्यूड तो तभी डिक्रीज करेगा ना, अगर कोई चीज रेजिस्ट, अगर आप ए रेजिस्टेंस कंसीडर ही नहीं करते हो तो वो इनडेफिनेट वे में चलता रहेगा चलता रहेगा। अभी हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात ही नहीं करी है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करते हैं, बट कब करेंगे, जब रेजिस्टेंस कोई ऑफर कर रहा हो वाइब्रेशन के अगेंस्ट या ऑसिलेशन के अगेंस्ट। अगर कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। देखो टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड ये बात तब तक सही है जब तक कोई एनर्जी का डिसिपेशन नहीं हो रहा है या एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। अब एनर्जी लॉस ही नहीं होगी तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज क्यों करेगा, एम्पलीट्यूड कभी डिक्रीज नहीं करेगा। ये चीज,
और यही हम फ्री वाइब्रेशंस में, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन में यही कंसीडर कर रहे हैं कि एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, एनर्जी का लॉस कहीं नहीं हो रहा है, एनर्जी का डिसिपेशन नहीं। जब एनर्जी लॉस या डिसिपेशन नहीं तो एम्पलीट्यूड क्यों डिक्रीज होगा, वो चीज। बट ऑब्वियसली हमें पता है कहीं ना कहीं तो डिक्रीज करेगा ही, बट हम यहाँ पे वो चीज कंसिडर नहीं कर रहे अभी। ठीक है, कैपिटल एक्स बेसिकली द एम्पलीट्यूड, ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, टी इज द टाइम पीरियड एंड फाई इज द बेसिकली फेज एंगल या फेज कांस्टेंट भी बोलते हैं कई जगह, बट फेज एंगल या फेज कांस्टेंट बोल सकते हो। ठीक है, रेफरेंस के रेस्पेक्ट में आपने जो एक्स्ट्रा ले रखा है उसको हम फेज कांस्टेंट बोल रहे हैं, बट इन जनरल ये सॉल्यूशन है। अच्छा, कुछ जगह आपको कॉस ओमेगा एन टी भी मिल सकता है, बट जनरली हम ये एक्सेप्ट करते हैं तो यही यूज करते हैं। ठीक है, ओमेगा एन देखो, हाँ सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो ओमेगा एन का फॉर्मूला, जो चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, के बाई एम, अंडर रूट के बाई एम रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, एक्स डबल डॉट के बाई एम इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, तो ओमेगा एन इज द अंडर रूट के बाई एम। ठीक है, के क्या है, के इज द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, और इसकी वैल्यू किस में रखोगे, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, स्टिफनेस क्या होता है, लोड डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन, और गलती होने के चांस पता है क्या है कि के का वैल्यू किलो न्यूटन पर मीटर में दिया होगा, हम डायरेक्टली वही वैल्यू रखते, यूनिट का मिस्टेक होगा यहाँ पे, याद रखना, ये करना नहीं आपको। के का वैल्यू 3 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन ये सब दिया है, बट आपको यूनिट किस में रखना है, न्यूटन पर मीटर में, मास केजी ऑलरेडी केजी में रखोगे। ठीक है, के का वैल्यू जनरल फॉर्मूला क्या बोलते हैं, लोड डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन, इस तरीके से। लेट्स सपोज अगर ऐसे एग्जांपल लिखूं मैं, आपके पास इक्वेशन दे रखी है ऐसे 5x डबल डॉट प्लस 3x इक्वल्स टू 0, ओमेगा एन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हाँ अंडर रूट 3/5। ठीक है, बिकॉज आपको पहले इसको इस फॉर्मेट में लिखो, x डबल डॉट 3/5 इक्वल्स टू 0, तो यहां से मैं ओमेगा एन का वैल्यू लिख सकता हूँ अंडर रूट 3/5। ठीक है, बट हाँ यहां से मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि स्टिफनेस 3 है मास 5 है, वो तो कुछ भी हो सकता है ना, इक्वेशन को तो मैं सिंप्लीफाई कैसे भी कर सकता हूँ, बट हाँ ओमेगा एन का वैल्यू आप जरूर ये लिख सकते हो 3/5 रेडियन पर सेकेंड, ये चीज। फर्स्ट फिर देन सेकंड टाइम, टू पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा एन, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा एन, एंड थर्ड फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स, तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, ये हो जाएगा आपका ओमेगा एन डिवाइडेड बाय 2 पाई, मतलब 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम। किस में आंसर है ये, हर्ट्स में। ठीक है, अब आपको ये जरूर देख लेना है नेचुरल फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में पूछा है कि रेडियन पर सेकंड में पूछा है, यूनिट्स जरूर देख लेना। जनरली ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बट उसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को आप हर्ट्स में भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो हर्ट्स में पूछा है, रेडियन पर सेकंड में पूछा है, ये चीज आपको चेक कर लेनी जरूर। ठीक है, ये चीज ठीक है, इसमें लिखना नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखना, सॉल्यूशन के बाद लिखो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकता है, वी मैक्स का वैल्यू लिखो जरा क्या होगा। सॉल्यूशन किसका दिया है वो, ये एक्स क्या है बेसिकली, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दे रखा है, तो वेलोसिटी चाहिए तो इसका डिफरेंशिएशन करना एक्स डॉट, एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्स डबल डॉट, सिंपल। बट वी मैक्सिमम का वैल्यू क्या लिखोगे, हाँ एक्स ओमेगा एन, और एक्सेलरेशन का स्क्वायर, हाँ बस।
हाँ माइनस बेसिकली आएगा, लेकिन आप अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो डायरेक्ट एक्स ओमेगा एन स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन हमारे पास ये एक्स कैपिटल एक्स साइन ओमेगा एन टी प्लस 5। ठीक है, ये क्या है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो मुझे एक्स डॉट मतलब डी एक्स बाई डी टी है ना, एक्स डॉट वेलोसिटी, तो आप ये लिखोगे इट इज व्हाट एक्स ओमेगा एन कॉस ओमेगा एन टी प्लस 5, ये बनेगा। बट वी मैक्स विल बी एक्स ओमेगा एन। सिमिलर वे में एक्सेलरेशन डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्स डबल डॉट, ठीक है, एक्स ओमेगा एन स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा एन टी प्लस 5 बट ए मैक्स ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती है। देखो इसके बाद नोट करके लिखना है एक चीज, हमने तो ये केस पढ़ा है, ठीक है, ऐसा कोई केस आएगा डायरेक्टली स्टिफनेस दिया होगा मास दिया होगा, तो आप ओमेगा इन का वैल्यू बोलोगे अंडर रूट के बाई एम, रेडियन पर सेकंड, के का वैल्यू न्यूटन पर मीटर में, तो ये केस ऐसा हो गया। ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा इन का वैल्यू सेम के बाई एम, ठीक है, इसको थोड़ा सा और चेंज ऐसे किया जा सकता है, इस तरीके से, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में भी आप देखोगे सेम आपको देखने को मिलेगा ओमेगा एन अंडर रूट के बाई एम। चाहे ये ऐसे बनाए चाहे ऐसे बना दे, इस तरीके से एक्चुअली होगा क्या ना, क्योंकि जो भी इसका कंपोनेंट होगा इस साइड में एम जी साइन थीटा वाला, ठीक है, उसको बैलेंस कौन कर रहा होगा इनिशियली, स्प्रिंग का जो डिफॉर्मेशन है वो के डेल्टा, जैसे प्रीवियस केस हमने वो नहीं लिखा था एम जी इक्वल्स टू के डेल्टा, यहाँ पे एम जी की जगह आ जाएगा एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट, वो बेसिकली बैलेंस हो रहा होगा इनिशियली स्प्रिंग के डिफ्लेक्शन से। मतलब ऑब्वियसली आपने मास रखा है, अभी तो होल्ड कर रखा अनडिफॉर्म्ड है, छोड़ोगे तो थोड़ा क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा कंप्रेसिव साइड में, ठीक है, तो वो वहां पे आके किस में है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, फिर आप उसको डिस्टर्ब करोगे उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, क्योंकि हमारे पास ये केस था ना, आपने इसको होल्ड करके रखा है, तो होल्ड करने के बाद जैसे रिलीज करोगे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, अब यहाँ पे हमें पता है मास नीचे, तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा मतलब इलोंगेट करेगा, इलोंगेट करने के बाद एक पोजीशन पे आके वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव कर लेगा, उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, कहां से, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से डिस्प्लेसमेंट, तब फिर वो वाइब्रेशन सेटअप हो रहा है। यहाँ पे भी सेम चीज है, आप मास को रिलीज करते हो, होल्डिंग पोजीशन से रिलीज किया, डिफ्लेक्शन होगा कंप्रेसिव साइड में और स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन, फिर आप इसको क्या करते हो, फिर इसको आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, तब जाके इसमें वाइब्रेशन सेटअप, इसमें भी ऐसा है, मास को आपने रिलीज किया, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा, इस बार वो क्या होगा इलोंगेट, यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, यहाँ पे इलोंगेट हो रहा है,
फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव कर लेगा एक पोजीशन पे आके, और जहां पे वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव कर रहा है ना, तो वहां पे आप पता क्या होगा, mg sin थीटा वाला कंपोनेंट विल बी इक्वल्स टू k डेल्टा। ये डेल्टा क्या होगा, ये डेल्टा वो है जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसमें डिफॉर्मेशन आएंगे। जैसे आप इसको रिलीज करके यहाँ पे आया, तो ये जितना इनिशियली डेल्टा पहुंचा था पहले, तो वो क्या था, स्टैटिक डिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी स्टैटिक डिफ्लेक्शन होंगे, बट यहाँ पे mg की जगह mg sin थीटा आना है और कुछ नहीं। फिर आप डिस्प्लेस करोगे उसके स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तब जाके वाइब्रेशन सेटअप, तब जाके आप बोलोगे कि हाँ वाइब्रेशन सेटअप हो रहा है। फिर फाइनली जब देखोगे ये mg sin थीटा k डेल्टा इक्वेशन से फिर अगेन कैंसिल आउट होंगे, सेम वैल्यू मिलेगी जो ये है। तो तीनों केस आपको याद होनी चाहिए, चाहे ऐसे पूछे चाहे ऐसे 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 कोई सा भी, ठीक है। अंडर रूट k by m विल बी द आंसर। नेक्स्ट लिखो स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन फर्स्ट। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो स्प्रिंग्स आपके एंड टू एंड कनेक्टेड है। सीरीज कनेक्शन चाहे पाइप कनेक्शन हो चाहे कोई भी कनेक्शन हो, सीरीज का मतलब होता है एंड टू एंड कनेक्शंस। ठीक है, स्टिफनेस लेट सपोज K1 K2। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शंस इक्वल होंगे है? हाँ, एक्चुअली क्या होगा, जो टोटल डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन आप बात करें, तो लेट्स सपोज मैं मास का डिफ्लेक्शन की बात करूं, तो मास का जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, इन दोनों का जो डिफ्लेक्शन हुए उन दोनों के समेशन के बराबर। मतलब जो टोटल है, लेट्स सपोज एक्स टोटल डिफॉर्मेशन हुए, तो क्या होगा x1 प्लस x2। स्प्रिंग 1 में जितना हुआ है स्प्रिंग 2 में जितना हुआ, दोनों को ऐड करके तो टोटल वैल्यू आएगी। ठीक है, ऐड करके वैल्यू आएगी। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, स्प्रिंग फोर्स का k इंटू एक्स। ठीक है, तो x का वैल्यू की जगह आप लिखोगे स्प्रिंग फोर्स F डिवाइडेड बाई k, K1। अच्छा, फोर्सेस इक्वल होंगे कि डिफरेंट होंगे? फोर्सेस इक्वल होने, बिकॉज यार ये जो mg है वही mg इसको बैलेंस कर रहा है। मतलब इसका वेट ये mg लगा रहा है ना, इस mg को कौन बैलेंस कर रहा है, ये इसको कौन बैलेंस कर रहा है, ये ऑब्वियसली फोर्सेस सेम रहेंगे। ठीक है, तो फोर्स सेम है ये, बट स्टिफनेस डिफरेंट है। मतलब F बाई K2, ये सॉरी ये टोटल लिख रहे हैं ना, टोटल के लिए हम इक्विवेलेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, x1 F बाई K1 F बाई K2 यहाँ से। फाइनली आपके पास फॉर्मूला पता ये बनेगा, दिस वन। ठीक है, तो सीरीज केस में ये फॉर्मूला बनेगा। सीरीज में एंड टू एंड कनेक्शंस हैं, टोटल डिफ्लेक्शन विल बी द समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफ्लेक्शंस। जो लोड ये स्प्रिंग बेयर कर रही है वही स्प्रिंग भी तो बेयर करेगी, सेम चीज। ठीक है, नेक्स्ट लिखो उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देखोगे, ये K1 स्टिफनेस, ये K2। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शंस क्या होंगे, टोटल का बात करते हो तो
इंडिविजुअल का समेशन होगा कि इंडिविजुअल सबका सेम होना है? सबका सेम होगा यार। जितना मास नीचे की तरफ गया होगा, इंडिविजुअल स्प्रिंग्स भी उतना ही नीचे गई है। सिंपल, ये मास जितना नीचे गया, इंडिविजुअल स्प्रिंग्स भी उतना ही नीचे गई होंगी। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि ये प्रीवियसली क्या हो रहा था, टोटल विल बी द समेशन ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे टोटल विल बी सेम एज दैट ऑफ इंडिविजुअल। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो एक्स टोटल जो है ना, वो बेसिकली x1 इक्वल्स टू x2 है, ठीक है। बट फोर्सेस की बात करते हो, यहाँ पे लोड क्या है, यहाँ पे mg, इस mg को कौन बेयर कर रहा है? ये दोनों मिलके बेयर कर रही है ना। तो F1 प्लस F2 विल बी दिस लोड, इस तरीके से। तो F इक्वल्स टू बोलेंगे हम F1 प्लस F2। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, स्प्रिंग फोर्स के इसमें kx, तो आप लिखोगे k कौन सा, इक्विवेलेंट, ठीक है। x तो खैर टोटल 1 2 सबका बराबर है, तो वो चीज कैंसिल आउट। ये चीज 4:30 से आप लोगों की क्लास भी है ना, ठीक, कब तक होते हो? 6:30 बजे तक। ठीक है, नेक्स्ट लिखो हेडिंग कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स लिखो नेक्स्ट हेडिंग। ठीक है, देखो कटिंग की बात करते हैं। स्प्रिंग को अगर आप कट करते हो, ठीक है, ये स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग को कट किया आपने दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कट कर दिया। लेट सपोज यहाँ पे n कॉइल्स है, मतलब n कॉइल्स जो टर्न्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, n/2 n/2। स्टिफनेस में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, डबल हो जाएगी। कैसे डबल होगी? देखो इसका स्टिफनेस था k, ये टोटल जो स्प्रिंग थी इसका स्टिफनेस था k, आपने कट कर दिया दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। हाँ करेक्ट है बिल्कुल, कि स्टिफनेस इंडिविजुअल का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। यहाँ स्टिफनेस ट्वाइस हो जाएगी दोनों की। बट इस बात को देखो, बोल देना इजी है, बट इसको चेक कैसे करें? हम चेक कैसे कर सकते हैं यार, अपने कट किया है ना दोनों को, लेट सपोज मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक साथ, तो कनेक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट स्टिफनेस आएगा वो अगर सेम आता है, इट मींस हाँ बिल्कुल सही है। फिर तो हमने क्या करा, जो दो कट थी इसको लेट सपोज चेक करने के लिए मैंने इसको एक साथ अटैच कर दिया। ऑब्वियसली अटैच करूंगा तो क्या होगा, वो सीरीज कॉम्बिनेशन ही होगा ना। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो फॉर्मूला क्या है, 1/k इक्विवेलेंट। आपने क्या बोला, इंडिविजुअल का कितना हो चुका है, ट्वाइस। तो सॉल्व करने के बाद k इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा, k, मतलब एग्जैक्टली इनिशियल वाले के बराबर आ रहा है। तो यहां से हमें एक लॉजिक याद रखना है कि स्टिफनेस ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कॉइल्स, या फिर ऐसा भी बोला जा सकता था लेंथ ऑफ स्प्रिंग, या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है, और L क्या है, लेंथ, और करके L/2 लेंथ भी बोला जा सकता है, कि हाफ कर दी लेंथ। ऐसा भी बोला जा सकता है कि कॉइल्स n थे तो n/2 कर दिए, लेंथ L थी तो L/2 कर दिया। इस तरीके से बोला जा सकता है। तो ये जस्ट क्या चेक किया हमने कि बेसिकली सही है कि गलत है, जो हम ये 2k बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक केस तो ये हो गया, लेट सपोज
सेकंड अगर केस अगर मैं ऐसे कंसीडर करूं, सेकंड केस ऐसे कंसीडर करा, इसमें मैंने इसको कट ऐसे किया, लेट सपोज n/3 और इसको कर दिया 2n/3, टोटल n ही रहना चाहिए, मैंने ऐसे कट कर रखा है n/3 और 2n/3 में। तो इसको नोट कर लिया, तो बताओ इंडिविजुअल स्प्रिंग का स्टिफनेस क्या हो जाएगा? ये यहां तक नोट कर लिया, वाला पार्ट करो। इसको कट करोगे तो एक का पार्ट है, मतलब एक का कॉइल n/3 है, दूसरे का 2n/3 है, या मतलब ऐसे बोलो एक का लेंथ l/3, दूसरे का 2l/3। ठीक है, तो इनिशियली स्टिफनेस क्या थी के, तो आपने इसे कट किया ना ऐसे, तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका n/3 और ये 2n/3, ये हो जाएगा 3k और ये हो जाएगा 3k/2। इनवर्स होता है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, लेंथ नंबर ऑफ कॉइल्स बोला जाए या लेंथ के टर्म्स में बोला जाए, बात एक ही है। चेक कर सकते हो दोबारा से वही फॉर्मूला लगा के सीरीज वाला, तो आंसर आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस वाला पार्ट है और दो तीन और एक छोटा सा टॉपिक है, उसको फिर हम कल ही करते हैं, क्योंकि अननेसेसरी आपका स्टील वाला क्लास फिर पीछे जाएगा, एक्सटेंड होगा। ठीक है, तो इसको आज यही एंड करते हैं, कल मतलब ऑलमोस्ट आपका 1 आवर में हो जाना चाहिए कंप्लीट। तो आप एक काम करना, 2 बजे आओगे। हाँ ठीक है, चलो 2 बजे आ जाना कल। वो आप मैकेनिकल कहाँ सिविल की बात करते हैं, सिविल मैकेनिकल कॉमन है, तो अलग पॉइंट बात है। मैं इसकी आज की क्लास की बात कर रहा हूँ, ये वाली जो क्लास है हमारा, जो सिविल मैकेनिकल का जो कंबाइंड सिलेबस है, उसका रिमेनिंग पार्ट कल हम खत्म कर लेंगे 1.5 आवर्स में। तो आपकी क्लास 4:30 से होती है सिविल वालों की, तो आप एक काम करना, आप 2:30 बजे आ जाना, 2:30, तो हम 2:30 बजे से स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, ठीक है, वो मैकेनिकल का मॉर्निंग में होगा 7:30 बजे। कौन सा? इस वीक में? हाँ, अब वो 3-3 घंटे में हो, 4-4 घंटे में इस वीक में हो जाएगा। ठीक है, हाँ 5:30 प्रोडक्शन भी होगा। प्रोडक्शन क्यों कैंसिल होना? मैकेनिकल वाले कौन पढ़ रहा है? मैकेनिकल वालों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है ये टोम वाला पार्ट, मैकेनिकल वाले को तो अटेंड करना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। मैं, तुमने बोला था मैं करूँ, मैं मना क्यों करूंगा तुम्हें? सुबह सुबह मैकेनिक्स का वो जो रिमेनिंग पार्ट होगा ना हमारा, जो मैकेनिकल स्पेसिफिक है, वो तो मॉर्निंग होगा, वो ऑनलाइन होगा, वो ऑफलाइन नहीं होगा। नहीं नहीं, कल से स्टार्ट होगा। हाँ वो आप कर सकते हो, हम वहाँ पे ना उसके बाद से पढ़ेंगे ना, डायनामिक्स वाला पोर्शन है जो। प्रोडक्शन करो आप, आपने तो ऑलरेडी पढ़ा होगा ना ये टोम वाला पार्ट, तो ये आपको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं। सिविल तो सिर्फ स्पेसिफिक सिविल पर्सपेक्टिव से ही है। कल हम जो क्वेश्चन करेंगे वो सिविल वाले ही करेंगे जो प्रीवियसली गेट में आए, जो सिविल ब्रांच में वाइब्रेशन के जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे दो, वो हम डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चन सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैकेनिकल तो ऑलरेडी हमने टोम में कवर कर ही रखा है वाइब्रेशन वाला पार्ट। मॉर्निंग आप कर सकते हो, ऑनलाइन करना पड़ेगा आपको घर से। ठीक है, बाकी तो मैकेनिकल वालों का तो वो चलेगा, प्रोडक्शन तो आने के तो क्या, प्रोडक्शन ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं 2:30 बजे। हाँ हाँ बोलो बोलो।